नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है और एक और रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार और अच्छी क्लास हो, आप लोगों को सबको फायदा पहुंचे, यही सोचते हुए, क्योंकि इसमें जो है आज अपन शुरू करने जा रहे हैं पशुधन। देखो, यदि रीट की वगैरह अपन बात करते हैं तो रीट में पशुधन वगैरह टॉपिक नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड में पशुधन है। तो पशुधन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आपको यहीं से रिवाइज करना है। ठीक है, आज की इस क्लास में लगभग आपके रिवीजन हो जाएगा पूरा। पशुधन के अलावा जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं महाद्वीप। महाद्वीप के ही काफी सारे प्रश्न जो आप देख पा रहे हो, तो यहां से पशुधन और महाद्वीप अपन पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा समय तो आपका लूंगा नहीं और आप लेने दोगे भी नहीं, तो सीधे ही आते हैं पहले प्रश्न पे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न, राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा की जाती है। सामान्य प्रश्न है लेकिन ध्यान देने लायक प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, आवासन मंडल, कृषि आयोग या इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन को तो खारिज कर ही देते हैं। अब तीन ऑप्शन आप लोगों के पीछे बचे हैं, तो इन तीन में से बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। राजस्थान में पशु गणना किसके द्वारा की जाती है। देखो, पशु गणना जो है ना वो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। पशु गणना जो है वो प्रति 5 वर्ष में होती है। प्रति 5 वर्ष। जैसे अपनी जो गणना है ना, लोगों की जनगणना जिसको बोलते हैं, वो 10 वर्ष में होती है, ये प्रति 5 वर्ष में होती है। जो वनों की गणना होती है वो होती है कितने, 2 साल में रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट, ये प्रति 5 वर्ष में होती है। सबसे पहली जो की गई वो 1919-20 के अंदर। सबसे नवीनतम जो की गई, नवीनतम, ये अपने 2019 के अंदर। ठीक है, और ये जो नवीनतम थी ये 20वीं कहलाई, 20वीं पशु गणना। अब देखो, इतनी सारी चीजें तो मैंने आप लोगों को दे दी है और इसका सही उत्तर भी आप लोग जो है अब दे ही चुके हैं। तो ये सही है, राजस्व मंडल द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की गई। देखो, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब कोई ऐसे होना, ऐसी चीज कि जो थोड़ा सा ऑप्शन अलग दिखे, बाकी के अंदर देखो मैंने स्थान नहीं डाला हुआ है। एग्जामिनर की ये सोच रहती है, हम भी प्रश्न बनाते तो हमारी भी ये सोच रहती है, एग्जामिनर की ये सोच रहती है कि इसके अंदर देखो अजमेर स्पेशली लिखा है, तो यहां से आप पहचान सकते हो कि ये अजमेर वाला क्षेत्र है। ठीक है, अजमेर वाला राजस्व मंडल द्वारा ये की जाती है। तो एक प्रश्न तो हो गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नस्ल के आधार पर की गई राजस्थान की प्रथम पशु गणना कौन सी थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और सामान्य तौर पर यह किताबों में नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, क्या है, नस्ल के आधार पर की गई राजस्थान की प्रथम पशु गणना कौन सी थी। न तो यहां प्रथम पूछा है और न यहां पे अंतिम। नस्ल के आधार पर, यानी कि पशुओं की जो अलग अलग नस्लें हैं उनके आधार पर की गई प्रथम पशु गणना कौन सी थी, यह प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो बताओ भैया फटाफट, 15वीं, 12वीं, 18वीं या 20वीं। पहले कहते थे 16 बरस की वाली उम्र को सलाम है, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। अब जो है 16 नहीं, अब अपने याद रखना कि 18। बाली कितने वर्ष बाद, 18। अब कई जने कह देंगे विद्वान की गुरुजी 21 कर दी उम्र। अरे याद कराऊं रे, याद कर लियो थे। ठीक है, 18वीं पशु गणना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना यानी कि अक्टूबर 2019 के अंदर इसके आंकड़े आए। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितना पशुधन है। और यह प्रश्न तो बन चुका है, 2-3 बार बना है राजस्थान में पशुधन से संबंधित। पहला ऑप्शन 590.69 लाख, 568.01 लाख, 543.51 लाख, 621.05 लाख। अब मुझे पता है पॉइंट के बाद में इसको 51 बोला जाता है, पॉइंट के बाद 69 बोला जाता है। तो यहां पे मैं विद्वता नहीं बताऊंगा, अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में। ठीक है ना, जैसे घर का कोई मेंबर पढ़ा रहा है ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में तो 51 ही क्या है। ठीक है, 51 तो कट साबित करने में विद्वता तो है। तो 590.69, 568.1 बताओ, देखिए फटाफट आंसर खड़काओ, दिखा जल्दी फटाफट क्या इसका उत्तर। और ये है ना इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न जो है इसमें ये आंकड़ा तो आपको याद करना ही करना है। एक तो ये याद कर लेना, एक याद कर लेना पशु घनत्व, पशु घनत्व भी याद कर लेना। पशु घनत्व जो है 166 है। ठीक है, और सर्वाधिक पूछे तो डूंगरपुर, और न्यूनतम पूछे यानी कि सबसे कम जैसलमेर।
अब कितना कितना है ये मैं आप लोगों के लिए एक टास्क छोड़ देता हूं कि यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि डूंगरपुर में कितना पशु घनत्व और जैसलमेर में कितना। मैं ये सब बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है। सही उत्तर है इसका 568.01 लाख। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, शब्दों पे ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2012 की पशुगणना की तुलना में 2019 की पशुगणना में कितना अंतर रहा है। अच्छा मैं तो भूल गया यार, एक तो स्क्रीनशॉट लेने देना था और प्रश्न के साइड में भी हटना था, भूल गया। चलो स्क्रीनशॉट के लिए तो आपके वापस लाते हैं। लो पहली स्क्रीन, लो स्क्रीनशॉट, ये दूसरी स्क्रीन, ठीक है ले लिया, ये तीसरी स्क्रीन, ठीक है, और ये अब चौथी। भूल जाता हूं थोड़ा सा, क्या है आप लोग सभी जानते हो, मंद बुद्धि बालक तो भूल जाता हूं। अब आर्थिक समीक्षा के अनुसार बताओ 2012 की पशुगणना की तुलना में 2019 की पशुगणना में कितना अंतर आया है। सबसे पहले तो यह ध्यान होना चाहिए क्या इसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, कमी हुई या वृद्धि हुई। फिर बाद में जो है आपको थोड़ा देखो पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है, यानी पढ़ना भी जरूरी है, डायरेक्ट तुक्का भी नहीं लग सकता। तो यहाँ पे पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा कि 2.57 तो कहीं ऑप्शन देखा ही नहीं, चाहे वृद्धि में चाहे कमी में। फिर वो जो है कमी या वृद्धि वाले तो 50-50 में पहुंच ही जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो हुई है आपकी कमी। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार पूछा है इसलिए 1.66 है, और वैसे जो पढ़ते हैं अपन वो 1.61% पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन आर्थिक समीक्षा में दे दिया 1.66, तो 1.66 बन जाता है प्रश्न, ठीक है। 1.61 बने तो भी ध्यान रखना। चलो मैं साधारण आंकड़े बता देता हूं आपको पशुगणना से संबंधित ही। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019, और मतलब शुरुआत इसकी, वैसे शुरुआत तो 2017 में ही हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली जो है वो अक्टूबर 2018 में, और डेटा आ गए 16 अक्टूबर 2019 तक। पहली बार पशुगणना 1919-20 के अंदर, आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 5,68,00,000 पशुधन, अभी जो अपन आंकड़ा पढ़ के आए आगे आगे। फिर 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु जो थे 5,77,00,000 थे। अब देखो 77 ज्यादा है कि 66 ज्यादा है, 77 ज्यादा है कि 66 ज्यादा है, तो 77 ज्यादा थे, यानी कि 19वीं में ज्यादा थे, और 20वीं में आके कम हो गए 66, यानी कि क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी, 1.66% की कमी हुई है। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इतना याद रख लोगे, इतना ध्यान रख लोगे तो खूब है। स्क्रीनशॉट लेना है ना, ले भाई, लो थे स्क्रीनशॉट, लो ले लियो। चलो नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किस जिले के अंदर है, यानी कि सबसे ज्यादा पशु किस जिले के अंदर है, ठीक है बताओ। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर। राजधानी में नहीं है, ठीक है, राजधानी के अंदर नहीं हो सकता। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर किसके अंदर ज्यादा है बताओ। देखो एक तो पशुधन सबसे ज्यादा, सर्वाधिक पशुधन, ध्यान रखना। एक यदि अपन बात करें, एक चीज और बताऊं मैं आपको, पशुओं का राजस्थान में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अब अवरोही का मतलब क्या है, बड़े से छोटा, यानी कि घटते क्रम के अंदर, यानी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले आएगा, सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले आएगा। आप लोगों ने एक सीरियल तो देखा होगा वो जिसके अंदर बाघा भाई आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाघा भाई तो सबने देखा हुआ है। अब देखो इससे ज्यादा बाघा भाई आपको मैं याद नहीं दिला सकता है ना, अब याद आ गया। तो यहां पे ये चीज एक ही ध्यान रखनी है, एक ट्रिक है। मच्छर कटू आयो और टी शर्ट में पढ़ाने नहीं दे मच्छर। एक मिनट, हाँ असुविधा के लिए खेद है। बाघा भाई आड़ा आएगा। देखो ट्रिक में क्या याद रखना है, बाघा भाई भीड़ में ऊंट ले चला। अब बाघा भाई आपको मैंने याद करवा दिया तो फिर देन ही नहीं है, ठीक है। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा, बाघा भाई को याद कर लिया तो फिर आपके सवाल बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि इस ब से तो लेना है आपको बकरी, फिर
इस ग से लेना है गा यानी कि गाय, ठीक है। भाई यानी कि भैंस, भैंसा भाई, ठीक है, भैंस। भैंस के बाद में भीड़ यानी कि भेड़, भेड़। और फिर ऊंट तो ऐसे कैसे बेचारा सीधा प्राणी, राज्य पशु। और इसके बाद में आपके ये आ गया सीधा ही अवरोही क्रम, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। बाघा भाई के नाम से याद कर लेना। अब इनो बढ़िया तरीकों को याद करने रो नहीं हो सके, बाघा भाई हिसाबू याद कर लेना। अवरोही क्रम पूछ ले तो ये है, ये ध्यान रखना है। और सर्वाधिक पशुधन कहां पाया जाता है, तो सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में। यदि यही भारत के संदर्भ में पूछ लेते कि भारत में सर्वाधिक पशुधन कहां है, तो यूपी। और ये चीज राजस्थान के संदर्भ में न्यूनतम पूछा होता कि न्यूनतम, तो धौलपुर। अब देखो धौलपुर अटक कैसे रहा है राज, समस्या क्या होगी। बोर्ड सपोर्ट नहीं करी हो क्या अपन, क्या भाई साहब थे। मुझे लगता है इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ज्यादा समय वेस्ट करने से मतलब नहीं। इसका पहले है ना, इस बाघा भाई वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है। ये आज इसमें कुछ समस्या है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूं एक बार। क्या समस्या हो गई, चलती क्लास में समस्या हो जाए ना, खोपड़ो खराब है। चलो स्टार्ट होने दो एक बार, है ना। चलो पीडीएफ शेयर कर देते हैं आपके वापस से, देखो कब हो जाती है समस्या। बहुत अच्छी क्लास चलती हुई बीच में डिस्टर्ब हुई है। क्योंकि क्लास को पॉज करेंगे तो फिर बीच में कट लग जाएगा, मजा नहीं आएगा, है ना। अपन ने इतना तो पढ़ ही लिया है। चलो भाई वापस खुल गई है। तो बाघा भाई देखो, बाघा भाई नाराज हो गए मेरे को लगता है कि मेरी एक्टिंग कौन कर रहा है। ये पढ़ लिया था क्या, ये प्रश्न हो गया अपना, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन ये हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन सीधा ही। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, ठीक है। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है। देखो पशुधन से संबंधित ज्यादातर जो मैं प्रश्न देखता हूं या सामान्य तौर पर जो प्रश्न बनते हैं वो नस्लों से संबंधित आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि गाय से संबंधित नस्लें, तो यहां पे ध्यान देना, गाय की नस्लें। अब इसकी भी मैंने एक ट्रिक लिखाई थी, रमेश। अब ये स ये वाला ही लिखना है इसके अंदर, ठीक है ना, कारण बताऊंगा। रमेश हमारा थाना कांगी, रमेश हमारा थाना कांगी, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करते हैं आप, रमेश हमारा थाना कांगी। यहां से एक जो नस्ल है उसे कहा जाता है रथ, एक जो नस्ल है उसे कहा जाता है मेवाती। ये मेवाती जो है अलवर मेव क्षेत्र जो है ना, मेव बाहुल्य क्षेत्र था, वहां मेवाती वहां पे पाई जाएगी। ये जो है वो सांचोरी। अब सांचोर कहाँ है ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ये ह से जो है वो हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है। फिर ये यहां मां से जो आएगी वो मालवी, यानी मालवा के आसपास वाला क्षेत्र। और यहां से जो आएगी वो राठी,
सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है राठी, ठीक है। और यहां से जो आएगी वो थार पार कर, थार पार कर, यानी कि थार पार करके आई, ऐसे समझ लेना, ऐसे याद रह जाएगी, थार पार कर, क्योंकि ये थार के यहां पे पाई जाएगी। अभी मैं बताता हूं इसको, ठीक है, नक्शे पे भी बताऊंगा। फिर यहां से ध्यान रखना नागौरी, नागौरी। फिर यहां से क से आएगी कांकरेज, कांकरेज। और यहां से आएगी आपके ये गिर, ठीक है, यहां से ये गिर तो लिखा हुआ है। अब देखो इतनी सारी निकल गई, एक इतनी सी मतलब शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपके कितनी सारी निकली है, सांचौरी, मेवाती, हरियाणवी, मालवी, कांकरेज, थार पार कर, राठी, नागौरी। अब बोलो और क्या कर सकते हैं। चलो मैं कुछ व्याख्या बताता हूं। इस गिर को जो है, आपके गिर को क्या कहा जाता है, रेंडा, रेंडा या अजमेरा भी कहा जाता है। तो आप अजमेर के आसपास ही इसको देखोगे, ठीक है ना। ये मेवाती और मालवी, तो मेवाती इसके क्षेत्र के नाम से ही पता चलता है, मेवात के आसपास थी, और मालवी मालवा के आसपास। और इसका जो सही उत्तर है वो है आपके राठी। ज्यादा क्या पूछा इसके अंदर, सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो राठी है। और इस राठी के बारे में आपको बताऊं, सिंधी और साहिवाल की मिश्रित है ये, सिंधी व साहिवाल का मिश्रण। अब देखो सबसे ज्यादा दूध दे दे तो इसकी तुलना फिर किससे कर दी, इसकी तुलना कर दी मतलब कामधेनु से। तो इसे क्या कह दिया जाता है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु का कह दिया जाता है, ठीक है। इतनी व्याख्या मन लगे खूब है, पूरा बोर्ड भर गयो, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट, फिर चलते हैं आगे। चलो ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो नेक्स्ट से पहले अपन थोड़ा सा इस नक्शे पे समझ लेते हैं कि कौन सी गाय कहां है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है थार पार कर, थार वाले क्षेत्र में, यानी कि जहां आपके रेगिस्तान है, मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वहां पे ये पाई जाएगी। तो ये जो है आपके कौन सा, ये जो है ना, इसके अंदर राठी, थार पार कर, थार पार कर, और कुछ कांकरेज की नस्लें भी पाई जाती है ये वाले क्षेत्र में। यदि यहां पे ये देखोगे तो ये जो है देखो सांचौरी, ये सांचौर वाला क्षेत्र, तो यहां पे जो पाई जाएगी वो सांचौरी नस्ल, ठीक है। ये मालवा के आसपास वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा मालवा के आसपास वाला क्षेत्र, तो यहां पे पाई जाएगी मालवी, ठीक है ना। और यहां पे ये जो है ये मेवाती, ये मेवाती नस्ल, ठीक है। और यहां पे ये हरियाणा के आसपास है, देखो ये हरियाणा के आसपास, यहां पे हरियाणवी, हरियाणवी यहां पे। और ये जो है ये नागौरी क्षेत्र, नागौरी, ठीक है। तो यहां पे नागौरी, नागौरी। और बाकी जो बीच में बच गया वो गिर या रेंडा, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, अजमेरा जिसे कहा जाता है। तो वो ये गिर, रेंडा, अजमेरा, ठीक है। तो ये आपके आ जाती है कौन सी नस्ल, गिर नस्ल आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी की पूरी आप यदि नक्शे पे भी पूछ ले तो गौ नस्लें इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। और मैं वैसे शेयर करूंगा ना तो इसके अंदर और अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको और सहायता मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलता है। राजस्थान के गौवंश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ए, देश के कुल गौवंश का 7.20% राजस्थान में है। बी, राज्य के कुल पशु संपदा में 24.54% गौवंश पाया जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाले पशु संपदा में बकरी के बाद गौवंश का स्थान है। राज्य में सर्वाधिक गौवंश बीकानेर में तथा न्यूनतम गौवंश धौलपुर में है। बताइए सही कथन का चयन करना है, क्या केवल ए सही है, ए सी सही है, ए बी सी सही है, या सभी सही है? बताओ, देखिए फटाफट बताओ। और ये प्रश्न जो है बहुत सारे फैक्ट भी कवर करवाता है और बहुत अच्छा शानदार प्रश्न, ठीक है। आप लोगों को पूरा दिख रहा है प्रश्न, मुझे साइड में हटने तक की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ पे आपका, मुझे मेरी स्क्रीन वापस यहाँ पे सामने इधर दिख जाती है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा है, तो यहां से मुझे आइडिया आ जाता है कि क्या है। बताओ, देखिए देश के कुल, देखो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, 10-15 सेकंड का सोचने का समय देता हूं, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है ना। प्रश्न जो है देखते ही हम खुद भी कहते हैं कि 2 बार पढ़ना चाहिए, तो जब 2 बार पढ़ना चाहिए तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी तरीके से। पूरे दिन आप पढ़ते हो, मैं सिर्फ आपका 1 या 1.25 घंटा या 45 मिनट ऐसे लेता हूं, तो उसमें कम से कम पूरी तरीके से चिंतन मनन, यदि ऑब्जेक्टिव क्लास है तो चिंतन मनन होना चाहिए। सिर्फ मैं मेरा फेंकूंगा नहीं, आप लोगों का भी मतलब इसके अंदर योगदान रहना चाहिए, तभी इसकी
इसका महत्व है। नहीं तो आप अभ्यास तो वैसे ही कर ही रहे हो। बताओ, इसका सही उत्तर है ये सभी। ठीक है, ये सभी सही है, सारे के सारे फैक्ट सही है, जिसमें से एक ये तो मैंने आपको स्पेशली समझा दिया अभी बाघा भाई के। हाँ, वापस बाघा भाई का मतलब नाम नहीं लेंगे, अपना बोर्ड बंद हो गया था। बाघा भाई मतलब कहीं ना कहीं जो है पता चल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई है? 20वीं पशुगणना आपके 2019 वाली है, उसके अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि किस पशु में देखी गई है, ये बतानी है। चलो मैं आपको वृद्धि के साथ साथ में कमी भी बता देता हूं। कमी जो हुई है वो गधे में हुई है, बेचारा गधा। ठीक है, और गधे के आगे हमेशा बेचारा शब्द लगता है। ठीक है ना, अब बेचारा मतलब जानवर है, अब इसको जड़ बुद्धि कह दिया जाता है। तो अब देखो, गधे से संबंधित फैक्ट अपन देखें, गर्दभ अभ्यारण्य और गधे से संबंधित मेला, दो चीजें ध्यान रखने हैं। गर्दभ अभ्यारण्य डूंडलोद झुंझुनू के अंदर, और गधे से संबंधित मेला जो है लूणियावास, शीतला माता की सवारी है। ठीक है, और इतने मतलब ये फैक्ट भी याद आपको रखने जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है, गधा एक आया है शब्द, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलिए बताइए, 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु में हुई है? भैंस के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु कौन सा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में तो अब बाघा भाई याद रखना है। ठीक है, यानी कि उससे याद आ जाएगा कि बकरियां ज्यादा है। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट, राजस्थान में गौमूत्र से फिनाइल बनाने का पहला संयंत्र कहां स्थापित किया गया? बहुत अच्छा संयंत्र क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न। गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना, देख लो फटाफट, बताओ उत्तर। गौमूत्र से फिनाइल बनाने का, फिर मैं आपको व्याख्या करके बताता हूं। ठीक है ना, गौमूत्र से फिनाइल, एक तो ध्यान रखना है आपको, गौमूत्र से फिनाइल तो ध्यान रखना ही है, साथ में आपको ध्यान रखना है गौमूत्र बैंक कहां है। गौमूत्र बैंक ये है सांचौर के अंदर। कहां है? सांचौर के अंदर। और यदि पूछे कब, तो 2015 में गौमूत्र बैंक सांचौर के अंदर है। यहां पे पूछा है गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कारखाना। एक और फैक्ट बताऊं, यदि आपको पूछे गौशाला संघ तो ध्यान रखना पिंजरापौल, और कमेंट करके बताओगे कि पिंजरापौल कहां है। कुछ टास्क आप लोगों को भी दिए जाएंगे कि पिंजरापौल कहां है। गौशाला संघ जो है वो पिंजरापौल है। ठीक है ना, बताओ देखें। ठीक है, इससे संबंधित ध्यान रखना कि मुर्रा व राठी प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है इसका उत्तर। बताओ उत्तर, बताओ इसका। इसका उत्तर है आप लोगों के बिल्कुल सही, हिंगोनिया जयपुर। हिंगोनिया जयपुर। देखो, यदि आप क्लास देखते हो तो प्रतिक्रियाएं जब देख ही रहे हो तो दूसरा कुछ कमेंट नहीं करना, सिर्फ उत्तर कमेंट करना है, तो पता चले। ठीक है, कि उत्तर कमेंट करोगे तब पता चलेगा कि वास्तव में आप लोगों को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और कितनी सीखने की गुंजाइश है। ये प्रैक्टिस सेशन इसीलिए होते हैं ऑब्जेक्टिव, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए रेगुलर डेली नियमित सिलेबस वाइज प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देंगे। बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रयास करना है तो करेंगे डंके की चोट पे। आप चिंता ही मत करो, देखते जाओ कि किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है ना, बताएंगे आपको ये चीज। निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। राज्य के 2019 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 136.93 लाख भैंसे हैं। 2019 की पशुगणना के अनुसार भैंस संपदा 2012 की तुलना में 5.53% की वृद्धि हुई है। राज्य में न्यूनतम भैंस वंश बीकानेर जिले के अंदर है, या भैंस वंश एकमात्र ऐसा पशु है जिसके अंदर 1951 के बाद लगातार वृद्धि की गई है। बहुत शानदार प्रश्न, चिंतन मनन के लायक है। फटाफट चिंतन मनन करके बताओ देखे इसका उत्तर क्या है। यदि इसके ऊपर सोचोगे नहीं ना तो आप उत्तर तक पहुंच नहीं पाओगे। बिल्कुल अच्छे से ऐसे प्रश्नों को समय दिया जाता है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों को समय दिया जाता है।
सोच लिया? बताओ इसमें से गलत कौन सा है? गलत कोई छांटना है ना, असत्य, ठीक है, गलत कोई छांटना है। इसमें से गलत है आपके राज्य में न्यूनतम भैंसवंश बीकानेर में। न्यूनतम भैंसवंश बीकानेर में नहीं है। सर्वाधिक जो है वो आपके जयपुर में है, ठीक है, और न्यूनतम जो है वो आपका जैसलमेर में है, जैसलमेर। इसलिए ये वाला असत्य कथन है और ये वाला आप लोगों को इसमें से छांटना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है? जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ठीक है। भैंस, डोबा, पाड़ा, मारवाड़ी जी को पढ़े भाई जल्दी समझ में आया करे, ठीक है। सूरती, जाफराबादी, मुर्रा, इसको मुर्राह करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मुर्राह, ठीक है, या बदावरी। ये बदावरी जो है ये तो यूपी की है, ये सूरती और जाफराबादी जो है ये गुजराती है, ठीक है। कैमछो मजामा, ये दोनों सूरती और जाफराबादी। और ये जो है ये आई है आपके मोंटगोमरी पाकिस्तान से, मोंटगोमरी पाक नहीं, पाकिस्तान, पाक। कौन सी? मुर्रा, ये आई है आपके पाकिस्तान से। बताओ इसका उत्तर फटाफट। सूरती, जाफराबादी, बदावरी। देखो ये जाफराबादी के बारे में एक और बताऊं, आप में और हमारे में इतनी ताकत नहीं है। ताकत किस में होती है? जो जाफरी खाता है। बोलो जुबा केसरी, जाफरी जाफरी, ठीक है। तो ये जाफराबादी जो है ना, इसके अंदर सबसे ताकतवर मादा का पुरस्कार दिया था 2004 में इसे, सबसे ताकतवर मादा भैंस, ठीक है, मादा पुरस्कार 2004। और जिसके बारे में दूध देने की बात हो रही है वो सबसे ज्यादा दूध देती है, यानी कि 20 से 25 लीटर प्रतिदिन इतना दूध दे देती है। कौन सी है? वन एंड ओनली मुर्रा। कौन सी है? अरे फिर से आज मेरे को लग रहा है ये पढ़ाने नहीं देगा बोर्ड, यानी ऐसा तो पहली बार ही हुआ है कि 2 बार अपना मतलब ये रुक जाए। इसका मतलब या तो इसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल समस्या हुई है। इसका जो उत्तर है वो आज पढ़ा नहीं दे। ओए नजर लागी कि नहीं? मैं कह और किने किने नजर लागी, क्यों तेल पड़ा रहे? इसका उत्तर मुर्रा है। दिन खराब है आज। और हाँ नहीं ले रहा है आज। वो पढ़ा दे दे इन, मतलब आज की क्लास में जो है व्याख्या थोड़ी कम करनी पड़ेगी और इसको चेक करवाते हैं कि समस्या क्या है इसके अंदर। देखो क्षमा तो क्या मांगे, आप तो घर के हो, वैसे हो जाती है समस्या। 1000 से ऊपर क्लास से दे दी, उनमें नहीं हुई, लेकिन आज हो रही है। क्लास जब अच्छी चल रही होती है ना तो लय टूट जाती है कुल मिला के, जब बीच में कोई रुकावट आए। क्या पढ़ा रहे थे, क्या समझा रहे थे, सब ऐसी की तैसी। ले इसी को देखो सीधे ही, ठीक है, इसको ही देखो। मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैं अब लिखूंगा कम इस पे, ठीक है, मैं आपको बोल के ज्यादा बता दूंगा।
क्योंकि इसको पहले चेक करवाएंगे अपने इसके क्या है, दादरा क्या है इसके, ठीक है ना। मुर्रा ये सबसे ज्यादा दूध देती है। नागपुरी ये महाराष्ट्र के साइड की है। सुरती ये अपने गुजरात की, केम छो मजामा। बदावरी यूपी साइड है। मैसाणवी भी वहीं की है। जाफराबादी भी अपने, मैसाणवी, जाफराबादी, सुरती ये सब गुजरात की वैसे हैं, ठीक है ना। दिल लेगी कुड़ी गुजरात की। और यहाँ पे ये बदावरी यूपी की, ये नागपुरी महाराष्ट्र साइड, ये मुर्रा पाकिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैं कम से कम लिखने की कोशिश करूंगा, आप समझ सकते हो इस भावनाओं को, क्योंकि अपनी क्लास 2 बार बीच में रुकी है, शायद इसमें कुछ टेक्निकल समस्या है, इसको शांति से पूरी कर दें, फिर आने वाली क्लास में वैसे मैं बताऊंगा, बोल के आपको व्याख्या पूरी बताऊंगा, ठीक है ना। केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कुम्हेर, भरतपुर, वल्लभनगर, उदयपुर, किशनगढ़, अजमेर या नौहर, हनुमानगढ़? बताओ, देखे कमेंट करके फटाफट, कहाँ है केंद्रीय भैंस एवं गाय का भी कह दो, केंद्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। देखो ये जो है आपका वल्लभनगर उदयपुर में है, और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है ना, उसके सहयोग से ये चलता है। अब ये आप लोगों को लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा यार। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से चलता है। नेक्स्ट, निम्न में से बकरी की कौन सी नस्ल हरियाणा के बीटल एवं राजस्थान की सिरोही नस्लों का मिश्रण है? दो, हरियाणा की बीटल और यहाँ की सिरोही नस्लों का मिश्रण है। कौन सी? जरवाड़ी, जरवाड़ी तो नहीं है। पर्वतसरी, मारवाड़ी या बर्बरी, इनमें से कौन सी है? बताओ देखें, इसमें से कौन सी है? अब ये जो बर्बरी जो है ना, ये बर्बरी ये सबसे सुंदर बकरी है भाई। जरूरी थोड़ी है कि हम इंसानों के अंदर जो है वो स्त्रियां ही सुंदर हो, बकरों के जीव नहीं है क्या? बकरों के भी जीव है, तो ये बकरी भी सुंदर है। बर्बरी बकरी सबसे सुंदर मानी जाती है और इसकी प्रजनन क्षमता भी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बना हुआ है, सबसे सुंदर बकरी। क्या हमने पढ़ा था क्या बकरी भी सुंदर होती है? क्या बात, आपको नहीं लगेगा लेकिन बकरों को तो लगेगा, तो यहां पे ये ध्यान रखना। अब इसका जो उत्तर है वो है पर्वतसरी, ठीक है। नेक्स्ट, चोकला, मगरा, पुंगल आदि किस पशु की नस्लें हैं? बकरी, भेड़, गाय या ऊंट? ऊंट की नहीं है, ऊंट की होती है कच्छी, जैसलमेरी, बीकानेरी, नाचना, गोमठ, ये सब, ठीक है। गाय की मैंने आपको बताई दी है, पहले आ गई रमेश हमारा थाना कांगी से, ठीक है। बकरी में यदि देखोगे तो जखराना, मारवाड़ी, ये सारी अलग अलग, पर्वतसरी, बर्बरी, शेखावाटी, ये सारी आएगी इसमें। ये जो नस्लें हैं वो भेड़ की है। किसकी है? भेड़ की। जिसमें से जो चोकला है ये सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय मैरिनो। क्योंकि ऐसे देखा जाए भेड़ों में तो सबसे बढ़िया मैरिनो, ऑस्ट्रेलिया साइड में भेड़े बहुत है, मैरिनो है, तो ये चोकला जो है ना ये भारतीय मैरिनो कहलाती है। और ये मगरा जो है ना ये मतलब ये कहलाती है अपने यहाँ की, यहाँ ये तो भारतीय मैरिनो होगी, ये है अपने राजस्थानी चोकला कहलाती है, मतलब भारतीय चोकला कह सकते हो इसको, ठीक है। और पुंगल, ये पुंगल और मगरा ये दोनों बीकानेर की साइड में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये होगी इसकी व्याख्या। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले ऊंट की नस्ल कौन सी है? प्रश्न क्या है? ऊंट की सबसे ज्यादा पाए जाने वाली नस्ल कौन सी है? यदि आप जैसलमेरी की बात करोगे तो जैसलमेरी जो ऊंट है वो मतलब तेज दौड़ने में और मतलब सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में ज्यादा आता है। यदि आप नाचना की बात करोगे तो ये और जैसलमेरी दोनों ही तेज भागने में काम आते हैं। ये नाचना वहां का अपने जैसलमेर साइड का एक गांव भी है जो रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा गोमट फलोदी का है, कहां? फलोदी साइड का है, और फलोदी साइड का और बोझा ढोने में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? गोमट का। आपका जो उत्तर है वो है बीकानेरी। क्या है? बीकानेरी। ऊंट के अंदर ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया था? 2014 में, 30 जून 2014, और अधिसूचना जारी हुई 19 सितंबर 2014, यानी कि अधिसूचना बाद में जारी होती है। ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा अब आपको कि जिले जो घोषित हुए अपने 19 नए, वो घोषणा तो कब की हो चुकी, लेकिन अब बता रहे कि अधिसूचना जल्द आएगी। लेकिन अधिसूचना आने के बाद भी दांवपेच बाकी रहते हैं इसके अंदर काफी सारे, तो वो देखते हैं क्या ऊंट किस करवट बैठता है, ऊंट का ही सवाल है तब, तो यहां पे ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई? काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की है, बिना सिंह की, ठीक है ना। ये अब काजरी और आफरी कहां है? जोधपुर के अंदर, ठीक है, दोनों संस्थाएं। इसका जो उत्तर है आपके
जो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई वो है शेखावाटी। ठीक है, ये लोही मांस के लिए ज्यादा, मांस देने के लिए ज्यादा पाली जाती है लोही। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ गए अपने विश्व इतिहास के सवाल। अब देखो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? 3 तो ध्यान रखनी है आपको, एक तो आपके विषुवत, एक मकर और एक कर्क। ठीक है, 3 रेखाओं को पार करने वाली 2 बार क्रॉस करती है, वो वाली नदियां आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बताओ इसका कौन सा है? नाइजर, लिम्पोपो, नील या कांगो? बताओ देखें, मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को अफ्रीका के अंदर की है। ठीक है, यहां पे मैंने ये मैप भी शामिल किया है। यदि यहां पे आप देखोगे तो ये आपके जा रही है मकर रेखा, और यहां पे ये एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, जो 2 बार क्रॉस करती है मकर को। यदि विषुवत की बात करें तो यहाँ पे कांगो देश भी है और कांगो नदी 2 बार क्रॉस करती है। यदि अपन कर्क की बात करें तो अपने यहाँ की माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है। ये देखो, ये सारी की सारी जो है उल्टे यू आकार में बह रही है, और ये सारी की सारी अपने इन तीनों रेखाओं को क्रॉस करती है। तो सबसे ऊपर तो याद रखना है माही, फिर यहाँ पे कांगो और फिर नीचे लिम्पोपो। तो यहाँ पे क्या पूछा है? मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो है। ये नाइजर नदी है ना, इसे तेल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पाम ऑयल के उसके ताड़ के पेड़ ज्यादा है, तो उसकी वजह से इसको वो भी कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, आसवान बांध है इसके किनारे। मिस्र की सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, इसको और मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बाकी ये ध्यान रखना। ये कांगो नदी जो है इसको जायरे के नाम से भी जानते हैं, और मध्य अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। अब इतनी चीजें मैं यहाँ पे लिखता, लेकिन आज आप लोगों को पता है कंडीशन अपनी कैसी हुई है, 2 बार बोर्ड बंद हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? पनामा, कील, स्वेज या सू? अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाली नहर कौन सी है? बताओ देखिए फटाफट, क्योंकि आज अपना वैसे भी समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा है, तो मैं सोच रहा हूं कि आपका समय और कैसे बचाया जाए। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाली नहर स्वेज नहर है। कौन सी है? स्वेज। इसका निर्माण कब? 1869 के अंदर। निर्माण कब हुआ? 1869 के अंदर हुआ है। ठीक है, ये देखो मैं आपको नक्शे में बता देता हूं, ये स्वेज नहर, ये स्वेज नहर है। ठीक है, यहां पे आगे आपके इस तरफ अफ्रीका और इस तरफ आगे आपके एशिया। ये लाल सागर भी इसके बीच में है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को भी आप कहते हो कि जोड़ सकती है, ये भी कह सकते हो। एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, ये भी कह सकते हो। और इसको क्यों बनाया गया वो यहां पे आपको समझना है कि यहां से यदि यूरोपियन जो आते थे, अपने भारत आना है यहां, ठीक है, तो इनको इतना घूमकर आना पड़ता था, 12,300 मील यानी कि लगभग 19,800 किलोमीटर ऐसे घूम के आना पड़ता था यहां। तो कितना लंबा हो जाता था, बहुत लंबा रूट होता था। फिर इन्होंने यहां से जो है ये रास्ता निकाला और स्वेज नहर बनाई इसमें। ठीक है, यहां से स्वेज नहर बनाकर ये बनाया, तो यहां पे फिर इनके कितनी दूरी रह गई? 7,200 मील में ये पहुंच जाते। कहां? तो 12,300 मील यानी कि 19,800 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता, और सीधा 11,600 किलोमीटर सफर तय करके पहुंच जाते थे। इसलिए इसका निर्माण किया गया ये स्वेज नहर का। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है ये। नेक्स्ट, निम्न में से क्या अफ्रीका को एशिया से अलग करती है? ठीक है, वापस अफ्रीका एशिया, एक तो स्वेज नहर आ गई, एक लाल सागर भी बीच में आप देख सकते हो, और एक इसके अंदर से भी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है जिसको कहा जाता है बाब अल मंडेब जल संधि। इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हो, और यह प्रश्न भी बन चुका है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अल्टाई पर्वत मंगोलिया, स्टालिन पर्वत रूस, सारामती पर्वत म्यांमार, या ये सभी सुमेलित है? थोड़ा सा चिंतन मनन करो और बताओ कि इसका सही उत्तर क्या है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तीनों में से कौन सा है या सभी है? तीनों में से कौन सा है या सभी है? तो सभी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बाकी 3 सुमेलित है, एक इसमें नहीं है। कोको चैनल म्यांमार और अंडमान निकोबार के मध्य है। ठीक है, कोको चैनल। ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार और मलय प्रायद्वीप के मध्य है। मलय प्रायद्वीप मलेशिया के अंदर है। ठीक है, सुंडा स्ट्रेट जावा और सुमात्रा यानी सुमात्रा और जावा के मध्य है, या जाहोर स्ट्रेट जो है मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के मध्य है। बताओ देखें सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है ग्रेट चैनल, क्योंकि ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार तो है, लेकिन मलय प्रायद्वीप मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया के मध्य है।
अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य है, इसलिए ये वाला इसमें से सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत श्रेणी किन देशों के मध्य फैली हुई है? आल्प्स पर्वत श्रेणी पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि यूरोप के अंदर है। महाद्वीप की बात करें तो यूरोप के अंदर है। तो यहां पे यदि बात करें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रोमानिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम, यानी कि 3 देश तो पक्के हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली। चौथे देश का लफड़ा है। चौथा देश कौन सा है इसमें से बताओ? तो चौथा देश है आपके ऑस्ट्रिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया। यहां ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, यहां पे ये फैली हुई। ऑस्ट्रिया, वियना, ये है ना वो वाला है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? हांगहो की सहायक नदी मीन, मरे की डार्लिंग, अमेजन की मेडेरा और मिसिसिपी की ओहियो, इनमें से कौन सा असुमेलित है? जो सही सुमेलित नहीं है, मरे डार्लिंग। पर मैं पढ़ लन कहता तेरी, ठीक है, मार सा पढ़ा था कि मरे डार्लिंग, मैं भी कहता तेरी मारी नहीं, ऐसे बदमाशी करते थे। तो बताओ देखें कौन सी है? ये मरे डार्लिंग तो हमेशा साथ में बोला जाता है, ये है, ये तो सुमेलित है। अमेजन मेडेरा ये भी सुमेलित है। मिसिसिपी ओहियो ये भी सुमेलित है। हांगहो मीन ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है? अब जिसने मेरी विश्व वाली क्लासें देखी है, भारत वाली क्लासें देखी है, ये तो पूरा बैच में करवा चुका हूं आपको, टॉपिक वाइज। सेकंड ग्रेड का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा, अपन ने क्रम वाइज पूरा करवाया था। जिसने देखी है उनके इतनी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, क्योंकि पूरे तो अपन ने नक्शे यूज किए, पूरे सब तरीके एफर्ट यूज किए, सब तरीके से करवाया था। और इसके अंदर जैसे ये वाला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही या अवरोही क्रम जो भी पूछे, तो इसका मैंने आपको शानदार ट्रिक भी बताई थी, 2 तरीके से बताई थी। एक तो रुक चिन्ह अब वो वाली बताई थी, एक बताया था रुक ची अबरा आ, ठीक है। तो उसको बस उल्टा करके लेना है। तो यहां उल्टा लेंगे तो सबसे पहले आएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद में आएगा भारत, भारत के बाद में ऑस्ट्रेलिया और यहां ब्राजील। यदि ऐसे इस क्रम में देखते कि अवरोही क्रम में देखते तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, रुकची अब्रा आ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, रुकची अब्रा आ, फिर भारत और फिर अर्जेंटीना, ठीक है ना। अब आपको पीछे से, अब आपको उल्टा चलना था सिर्फ, तो क्या आ जाता? अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। बस अब आपको रिवर्स गियर में गाड़ी डालनी थी, तो रिवर्स गियर में ये 4, तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, तो ये हो गया आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? वह महाद्वीप जिसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे आर्द्र महाद्वीप बताओ देखें, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? यदि थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगा ले तो इसके उत्तर तक पहुंच सकता है। निम्न में से प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? निम्न में से प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? एकमात्र महाद्वीप जिसके नाम से देश का नाम भी है, यानी कि यहां पे यदि देखोगे तो बाकी सारे महाद्वीप के नाम दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है, तो यहां पे क्या आएगा उत्तर? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एकमात्र महाद्वीप दो देश के नाम से भी, तो ये यहाँ पे यदि देश देखोगे तो ये थोड़ा सा सोचोगे तो भी आप उत्तर तक पहुंच ही जाओगे, ठीक है। चलो हाके ताके अपार क्लास आज भी पूरी होगी, हालांकि समय भी बचा है अपना, वही पौने घंटे में पूरी कर दिया। और अभ्यास साथ साथ करते रहना। यदि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से अभ्यास करते भी हैं तो चिंता कोई नहीं करनी है, आपको दिसंबर 2024 तक यानी कि 1.5 साल तक अभी से वैलिडिटी दी गई है। इसके अलावा जब भी एग्जाम जैसे नेक्स्ट होगा ना, फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता, ये स्कूल व्याख्याता या सेकंड ग्रेड का, तब तक मान लीजिए दिसंबर 2024 से भी आगे चला जाए तो तब तक भी ये अपन रखेंगे इसके अंदर। तो ये बेस्ट वे है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो कितने प्रश्न करवाए, वहां पे आपको बहुत सारे प्रश्न जो है अभ्यास के रूप में दिए जाते हैं। बहुत सारे आप जिन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं उनसे पूछ सकते हो, बाकी जो अपने हिसाब से जिसको जो प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में साथियों इतना ही मिलेगा, और ये आज
थोड़ा सा डिजाइन आपको नहीं दिखेगी, बढ़िया एकदम शानदार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ये है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो की देन नहीं है, क्लास लेता रहियो और सिलेक्शन ले लियो बस, ठीक है। बाकी ऐसे सब जने ऑफिशियली करते हैं तो अब अपन भी कितने एक मतलब थोड़ी बहुत तो फॉर्मेलिटी अपन को भी करनी पड़ेगी, तब कहेंगे हाँ गुरुजी वास्तव में थोड़ा ढंग से पढ़ा रहे हैं। नहीं कहे यार बिल्कुल ही यार गल्लर जो पढ़ा रही है, एंड अपन भी थोड़ी बहुत करना, ठीक है। तो ये है, आप लोगों को मर्जी पड़े तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं मर्जी पड़े तो मत करो, लेकिन पढ़ो और सिलेक्शन लो। सबसे अनिवार्य क्या है? पढ़ना और सिलेक्शन लेना, ये सबसे अनिवार्य चीज है। अरे लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह गोली ठोको, लेकिन सिलेक्शन लेना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं लिया तो नहीं चलेगा। तो सिलेक्शन लेना है, ये सबसे पहली शर्त, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।